दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे आईआरएफसी के शेयर के ऊपर। अब आईआरएफसी के क्वार्टर वन की जो रिजल्ट की यहाँ पर डेट होने वाली है वो क्या होने वाली है। तो रिजल्ट की यहाँ पर हम लोग डेट के ऊपर बात करेंगे। साथ में हम लोग बात करेंगे कि रिजल्ट के बाद यानी क्वार्टर वन के रिजल्ट के बाद क्या आपको कंपनी के अंदर एनुअल जनरल मीटिंग देखने को मिलेगा, यानी एजीएम जो है वो आपको देखने को मिलेगा, वो भी इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में क्वार्टर वन के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है कि आईआरएफसी के शेयर होल्डिंग पैटर्न क्वार्टर वन के आउट हो चुके हैं, तो उसके ऊपर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ में मैं आपको क्वार्टर वन के बाद क्वार्टर वन के रिजल्ट के टाइम पर या एजीएम के टाइम पर, क्योंकि अमूमन क्या होता है जब कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग होता है ना, तो कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है। तो डिविडेंड मिलने की कितनी पॉसिबिलिटीज़ है और अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा, उसको भी डिस्कस करेंगे। सो डिविडेंड के ऊपर भी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आईआरएफसी का जो कैलेंडर ईयर था पिछले बार का, उसको देख लेते हैं एक बार। सो ये देख सकते हो, ये पास्ट इवेंट्स है आईआरएफसी के। इसमें थोड़ा सा मैं नीचे जाऊँगा, 2026 में आऊँगा मैं। 2026 में अगर आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिली। आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी कि क्वार्टर वन का रिजल्ट कब कंपनी ने अनाउंस किया था पिछले साल, 22/7/2025। इसका मतलब है 22 जुलाई 2025 को कंपनी ने रिजल्ट अनाउंस किया था। क्योंकि अगर आप देखोगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी जुलाई 22 जुलाई 2025 को आईआरएफसी ने पिछले साल अपना क्वार्टर वन 2026 का रिजल्ट यहाँ पर अनाउंस किया था। आप कह सकते हो क्वार्टर वन 2025 का। तो 22 जुलाई को कंपनी ने अपना यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस किया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग था, उसके बाद रिजल्ट यहाँ पर रिलीज करी सेम डेट के ऊपर, ये देख सकते हो। तो इस बार भी दोस्तों देखना पड़ेगा कि जुलाई के फोर्थ वीक के अंदर क्या कंपनी अपना रिजल्ट अनाउंस करेगी। चाहे वो 22 जुलाई ना हो, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। 28 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई, 31 जुलाई, या जुलाई के महीने में रिजल्ट आएगा या अगस्त में रिजल्ट आएगा, ये बड़ा सवाल है। तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि इसी लास्ट वीक में, जुलाई का लास्ट वीक है, उसी में रिजल्ट कंपनी अनाउंस कर दे। हाँ, अगस्त में भी कर सकती है। अगस्त का पहला हफ्ता आई थिंक और सेकंड वीक आई थिंक, मुझे लगता है वो हफ्ते में भी आ सकता है। बट चांसेस यही रहेगा कि जुलाई के लास्ट वीक में 28 से 31 जुलाई के बीच में कंपनी अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट अनाउंस करेगी। और देखिए, जैसे अगर क्वार्टर वन का रिजल्ट आता है ना, तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल सकता है, कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग देखने को मिल सकता है। क्योंकि पिछले साल ये जो मीटिंग है आपको 30/8/2025 को देखने को मिला था। इसका मतलब है 30 अगस्त को ये मीटिंग आपको देखने को मिला था। 30 अगस्त को एनुअल जनरल मीटिंग, 30 अगस्त 2025 को ये एनुअल जनरल मीटिंग देखने को मिला था। तो अगर रिजल्ट 28 जुलाई को आता है या 5 अगस्त को आता है या 10 अगस्त को आता है या 15 अगस्त को आता है, तो आई थिंक एनुअल जनरल मीटिंग भी आपको 30 अगस्त या सितंबर में देखने को मिल सकती है। अगर 30 अगस्त को नहीं देखने को मिलती है कंपनी की एजीएम, तो आई थिंक जो नेक्स्ट डेट हो सकता है वो हो सकता है कि भाई 5 सितंबर 10 सितंबर तक आपको कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग 2026 का आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों एजीएम भी आपको देखने को मिलेगा, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के कुछ ही दिनों के बाद कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग होगा। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल ये है, क्या एनुअल जनरल मीटिंग के बाद, एजीएम के बाद, क्या कंपनी डिविडेंड अनाउंस करेगी। तो देखिए, अभी मैं आपको हमारे पास जो पुराना डेटा है उससे बताता हूँ। अब दोस्तों अभी ये कौन सा महीना चल रहा है, जुलाई का महीना चल रहा है। जुलाई के बाद क्या आता है, अगस्त आता है। तो देखते हैं अगस्त में कंपनी ने कितनी बार डिविडेंड दिया है। पूरे दोस्तों ये पूरा हिस्ट्री है डिविडेंड का। सो अगस्त में देख सकते हो ये एक बार डिविडेंड दिया था, 22 अगस्त 2024, 7 रुपये का डिविडेंड था ऑलमोस्ट। 22 अगस्त 2024, 7 रुपये कह रहा हूँ, 70 पैसे का डिविडेंड था इक्विटी शेयर। सो एक बार तो दे दिया है अगस्त में, इसका मतलब है पास्ट हिस्ट्री है।
कि भाई अगस्त में भी डिविडेंड मिलता है। उसके बाद अगर मैं पूरा डेटा देखूंगा ना, आप खुद देख लो, अगस्त, नवंबर, फरवरी, उसके ऊपर देखोगे अक्टूबर, मार्च। तो अब देखते हैं यहाँ पर सितंबर में कितनी बार कंपनी ने डिविडेंड दिया है। तो एक तो मुझे यहाँ पर दिख गया सितंबर, ये देखिए 15 सितंबर 2023 में ये भी दोस्तों यहाँ पर फाइनल डिविडेंड दिया था। उसके बाद 15 सितंबर 2022 लगातार मिला है। उसके बाद देखोगे यहाँ पर 15 सितंबर नहीं मिलता। तो 15 सितंबर भी दोस्तों एक डेट है, एक सितंबर एक ऐसा महीना है जिसमें आई थिंक एजीएम के टाइम पर ही डिविडेंड अप्रूव करके सितंबर को उसका रिकॉर्ड डेट बनाकर उसको पेमेंट किया जा सकता है। तो हाई प्रोबेबिलिटी सितंबर का महीना हो सकता है डिविडेंड मिलने की, हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है। अक्टूबर में कितना दिया है, अक्टूबर का भी दिखा देता हूँ, तो हमारे पास सारे महीनों का डेटा रहेगा। अक्टूबर में देखिए 24 अक्टूबर एक बार, अ, ये देख सकते हो 2025 का। फिर अक्टूबर का हमें डेटा नहीं मिलता, एक ही बार अक्टूबर में। तो जो जुलाई और अक्टूबर है, माफ़ करेगा, जो अगस्त और अक्टूबर है उसका एक एक ही बार कंपनी ने दिया है। और जो सितंबर में दो बार, 2 साल कंपनी ने लगातार सितंबर के महीने में डिविडेंड दिया है। तो सितंबर हाई प्रोबेबिलिटी मंथ बन जाता है डिविडेंड मिलने के लिए। अभी हमने अक्टूबर देख लिया, नवंबर देख लेते हैं। नवंबर हमें यहाँ पर मिल गया एक बार। उसके बाद हमें नवंबर मिल गया 2 बार, 2023 में भी नवंबर मिल गया। और 3 बार नवंबर मिल गया, 4 बार नवंबर मिल गया। तो नवंबर भी एक ऐसा महीना है जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी लगता है डिविडेंड देने की। तो एक आपका रहेगा सितंबर और एक आपका रहेगा नवंबर। चांस ऐसा लग रहा है कि सितंबर के बाद नवंबर सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्रिएट कर रहा है डिविडेंड मिलने की, क्योंकि ये Q2 का रिजल्ट भी आई थिंक इसके बाद आ जाना चाहिए। दिसंबर आई थिंक Q3 होता है ना, उसके बाद अभी ये चल रहा है जून वाला। फिर उसके बाद आएगा सितंबर, सितंबर अक्टूबर आई थिंक, हाँ। तो Q2 वाला डिविडेंड नवंबर में मिलता है, तो नवंबर में भी चांस होगा। अगर Q1 के एजीएम में कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं होता है ना, तो Q2 में डिविडेंड अनाउंस होगा और नवंबर में उसका रिकॉर्ड डेट होगा, पेमेंट वेमेंट जो भी है वो नवंबर में होगा। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं Q1 के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। प्रमोटर को तो भाई कम करना ही था, 82.9% पे लेकर आना ही था, क्योंकि आप सभी को पता है कि ओएफएस आ रहा है लगातार। तो ये और भी ज़्यादा होल्डिंग गिरेगी आने वाले समय में। रुकेगी कहाँ पर जाके, 75% पे, क्योंकि वो सेबी का एमपीएस का रूल है, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का। उसके बाद एफआई का डेटा देखोगे, जून 2026 का डेटा है, 1.2%, कोई बदलाव नहीं। एफआई वालों ने ना बेचा है ना खरीदा है। डीआई वालों की बात करूँ, 2.9% से सीधा इसको 4% किया है। अब डीआई में किसने खरीदा है वो देखना ज़रूरी है। क्या म्यूचुअल फंड ने खरीदा, क्या इंश्योरेंस कंपनीज ने खरीदा, वो देखना ज़रूरी। तो म्यूचुअल फंड ने खरीदा तो है, लेकिन इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। म्यूचुअल फंड के पास पहले होल्डिंग था 0.27% का, अभी 0.30% का है। यानी 0.3% यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया है। बैंक्स की बात करूँ, बैंक्स के पास ना कभी पहले होल्डिंग था ना अभी होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी में अगर आप देखोगे 2.56% था, 3.59 हो गया, ऑलमोस्ट 1% किसने खरीदा वो मैं आपको बताऊंगा आगे। 1% स्टेक किसने बाय आउट करे। तो म्यूचुअल फंड का डेटा हमें कह रहा है कि म्यूचुअल फंड्स ने, वो भी इंश्योरेंस कंपनी ने, बड़ा पैसा लगाया। पब्लिक की बात करें 11.3 था, 11.9 हो गया। पब्लिक ने भी थोड़ा सा यहाँ पर शेयर खरीदा है। अदर्स यहाँ पर ज़ीरो ही आपको देखने को मिल रहे हैं। तो जो इंश्योरेंस कंपनी ने खरीदा है शेयर वो है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। इंस्टीट्यूशन में आऊँगा, ये देख सकते हो म्यूचुअल फंड है, इसमें इंश्योरेंस कंपनी में आऊँगा, ये देखिए लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, 3.5% स्टेक है इस कंपनी के। तो इसने स्टेक 1% खरीदा है IRFC में, OFS में ही आई थिंक खरीदा होगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।